नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट 2 का, उसका नाम है कैपिटल बजटिंग, उसका हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एंड यूट्यूब की वीडियो अपलोड होते के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो भी हमारे डेफिनेशंस हैं एंड फॉर्मूलाज है, सबकी एक पीडीएफ रेडी रहती है और वो मैं साथ के साथ वीडियो अपलोड होते के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो प्लीज कुछ सब्सक्राइब करो या मेरे चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो, टेलीग्राम पे जरूर जाना, आप ही के फायदे की बात है। ठीक है, धीरे धीरे मेरे चैनल पर भी लोग बढ़ते जा रहे हैं एंड मेरा जो टेलीग्राम है उस पर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हो चुके हैं लगभग 20 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम पे चैनल बना है उस पे, है ना। अब हमें पढ़ना है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स टू डिफरेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। कैपिटल बजटिंग पहली बात तो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा होता है कि लॉन्ग टर्म में हम किस जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पे आगे फ्यूचर में हमारी कंपनी की ग्रोथ हो, हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, बहुत अच्छे परसेंटेज का हमें रिटर्न मिल देखा जाए किस कब फ्यूचर में सर। ठीक है, याद रहेगा फ्यूचर में। ओके, और क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस डिनोटेड डिसीजन वेयर द लम्प सम फंड्स इन्वेस्टेड फाइनेंस इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिटर्न आर एक्सेप्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही बात कह रही है कि हमारे जो प्रॉफिट होगा, हमें जिस भी अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट पे हम पैसा लगाएंगे तो उसका फायदा कब होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो सबसे अब इनमें फीचर्स देख लेते हैं कि क्या फीचर्स है हमारे कैपिटल बजटिंग के। तो एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। तो ठीक है, अभी के टाइम में हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें बेनिफिट कब हो, फ्यूचर में। ठीक है, दूसरा चीज लिखा है द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। और हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किस में करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, है ना, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड द फ्यूचर बेनिफिट्स विल ओकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक बार आपने ले लिया एंड उसको अपना लिया, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है 100 CR का, 100 करोड़ का, इस पे पैसा लगा दिया, तो भाई ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर ये लग गया ना तो अब ये रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सेबल है, ये रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये पैसे तुम वापस मांग लो, भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, है ना। यानी हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, इसमें ज्यादा पैसा यूज होता है। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल व्हिच मींस वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बार तुमने कर दिया तो इसको चेंज हम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ये थे इसके कुछ फीचर्स। व्हेन सीबी डिसीजंस आर कंपलसरी, लेकिन ऐसा कौन सी टाइम आ जाता है जब हमें कैपिटल बजटिंग, सीबी मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो करने ही करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये कैपिटल बजटिंग से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है रिप्लेसमेंट। मान के चलो कोई मशीनरी है, वो खराब हो गई, वो घिस गई, वो काम नहीं कर रही है, और उसी मशीन से तुम्हारे जो फॉर्म का रोजमर्रा का काम होता था, तो अब वो मशीन को रिप्लेस करना है, वो मशीन को रिप्लेस करना है ना, वो मशीन को रिप्लेस करना है। तो अब तो भाई तुम्हें वो कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भाई कितना पैसा लगा, या तो मशीन को रिपेयर करा है, रिपेयर में काम नहीं चल रहा तो रिप्लेस कराना पड़ेगा, है ना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में बिकम नेसेसरी एदर ऑन अकाउंट ऑफ देयर बीइंग वॉर्न आउट और बिकमिंग, हाँ यही लिखा हुआ है। ठीक है, या तो नई टेक्नोलॉजी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा मशीन लाएंगे, रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। अब बारी आती है एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन में कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों लेना पड़ता है, तो एक्सपेंशन क्या होता है, अ फर्म में हैव टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑन अकाउंट हाई डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जैसे फर्म है वो किसी टाइप का प्रोडक्ट बनाता है और उसकी डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है, हाई होती जा रही है, तो उसे अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, और ज्यादा अपना बिजनेस बड़ा करना पड़ेगा। और बिजनेस बड़ा करना पड़ेगा तो इसमें क्या डालना पड़ेगा सर, कैपिटल डालना पड़ेगा। कैपिटल डालना पड़ेगा तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेंगे।
समझ आया क्या? तो जब एक्सपेंड कर रहे हो बिजनेस को तो भी हम कैपिटल बजटिंग का डिसीजन हमें लेना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर आप ये जो पढ़ रहे हो ये तो बुक में से पढ़ रहे हो। भाई मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ बट इसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके लिए एक पीडीएफ में बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी मेरे भाई? आपको मेरा टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। हाँ मेरे भाई, वो आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक होगी उसमें आपको दिख जाएगा। देखो अगला क्या, हमें कैपिटल बजटिंग की डिसीजन कब लेना पड़ सकता है सर? डाइवर्सिफिकेशन में। कब लेना पड़ सकता है सर? डाइवर्सिफिकेशन में। कैसे सर? देखो, अब बिजनेस में लाइक टू रिड्यूस इट्स रिस्क बाय ऑपरेटिंग इन सेवरल मार्केट्स रेदर देन इन सिंगल मार्केट। ठीक है, अपने जो बिजनेस है, बिजनेस जो अपना रिस्क है, जो रिस्क है वो बचा सकता है। मान के चलो पहले के एक ही टाइप का बिजनेस करते थे, है ना? मान के चलो ये पहले प्रोडक्ट ए का बिजनेस करते थे और इन्हें फायदा होता था x% का, मतलब फायदा होता था 10% का। ठीक है, अलग से फायदा सब कुछ मिलाने करने के बाद बच जाता। लेकिन उन्होंने बोला भाई हम प्रोडक्ट बी भी बनाएंगे। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बी जब इन्होंने डाइवर्सिफाई किया, ए तो बनाते थे, ए के साथ साथ बी भी बनाने लगे, तो इनको 10-12% का फायदा और होने लग गया। ठीक है, इस बी पे लगाए हुए पैसों का मतलब फायदा तो हो रहा है ना भाई। तो डाइवर्सिफिकेशन से जब आपका रिस्क बढ़ जा रहा है, पहली बात तो ठीक है, अगर इसमें लॉस भी हो जाए तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई, है ना? तो इट रिड्यूस इट्स रिस्क बाय ऑपरेटिंग इन सेवरल मार्केट्स रेदर देन इन सिंगल मार्केट। पहले आप एक ही मार्केट में काम कर रहे थे, अब 2 मार्केट में काम कर रहे हो, है ना? ठीक है, in such event capital investment may become necessary for purchase for new machinery and facilities to handle new products। बस वही बात हो जाती है, हमें फिर नई मशीनरीज खरीदनी पड़ती है। जब हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो नई मशीनरी लेंगे और नई मशीनरी लेने के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ेगा और बड़ा खर्चा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं व्हेन सीवी डिसीजंस आर कंपलसरी। ठीक है, इन तीनों चीजों पे कंपलसरी होते हैं। इसमें हम आईआरआर भी पढ़ेंगे। आईआरआर से पहले हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे। सर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? ठीक है, मान के चलो भाई तुमने अभी कहीं पे लगाया 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ क्या, छोड़ो यार, तुम इसको 100 ही मान लो। तुमने लगाए कितने मेरे भाई? 100 रुपए लगाए। ठीक है, लगाए, उसको लगाने के बाद वो अगले साल तुम्हें 120 रुपए का रिटर्न मिला। कितने का मीटर रिटर्न मिला सर? 120 रुपए का मिला। ठीक है, अब हमने बिजनेस मैथमेटिक में कुछ करके हमने ये देखा था कि हम पहले चलो छोड़ो बिजनेस मैथमेटिक को हटाओ, बोलिए। आपको तो ये बात तो पता ही होगी कि आज के जो 100 रुपए है वो कल के 100 रुपए से महंगे होते हैं, क्योंकि आज के 100 रुपए को अगर हम इन्वेस्ट करें तो उस पर हमें ब्याज मिलता है, लेकिन कल वाले पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के 100 रुपए एक साल बाद वाले 100 रुपए से महंगे होंगे मेरे भाई। ठीक है, मान के चलो ये जो वैल्यू है 120 हमें मिली, इस 120 की वैल्यू हम आज के में निकालेंगे कि आज आगे वाले 120 रुपए की क्या वैल्यू है। अब अगर आज की 120 है तो आगे चल के उसकी वैल्यू कम हो जाएगी मेरे भाई। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? देखो आज के जो 100 रुपए है वो आगे चल के कितने हो गए? 120। लेकिन अभी 120 की वैल्यू, ये जो 120 से रिटर्न मिला, अब 120 जो हमें रिटर्न मिलेगा ना उसकी वैल्यू हम प्रेजेंट में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रेजेंट में। आज निकालेंगे भाई, आज की इस 120 की वैल्यू कितनी आएगी। तो मान के चलो कि इस 120 की वैल्यू कितनी आ गई? 110 आ गई आज के टाइम में। ठीक है, अब इस 100 में से 110 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 बचेगा। और 10 पॉजिटिव का, माइनस का नहीं आ रहा, पॉजिटिव का आ रहा है, तो इट मीन्स हाँ जी हम सर इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं एक और बार समझा देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छा टॉपिक है जो कि आपको समझना है। पहले डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं फिर वैसे भी समझ लेंगे। द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड इमीडिएट कैश आउटफ्लो। मतलब कि फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा होता है। ये निकलती कैसी है? न्यूमेरिकल भी इस पे दिखा दूंगा कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या है सब कुछ आपको बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र करो। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। देखो एक बार और समझना, ठीक है? आपने आज 100 रुपए लगाए और मैं आपको भी बता देता हूँ, आज के 100 रुपए कल के मिलने वाले, आगे मिलने वाले 100 रुपए से बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पहले 1 रुपए की बहुत सारी चीजें आ जाती थी और अब 1 रुपए में एक भी चीज मुश्किल से ही आती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना।
तो ये था 1 ईयर बाद के 100 रुपए। चलो 1 ईयर बाद को छोड़ो, आज 100 रुपए लगाए, उसने रिटर्न दिया 120 रुपए। अब हम चेक करेंगे भाई इस 120 रुपए की आज कितनी वैल्यू है। आज कितनी वैल्यू है मेरे भाई उस 120 रुपए की। तो आज हमने उसकी वैल्यू निकाली कुछ, तो कोई प्रोसेस किया तो उसकी वैल्यू निकाली, सर 110 आ रही है वैल्यू, क्या ठीक है ये? बोला अच्छा। मेरे भाई अब हमने लगाए तो 100 थे, और आज ही की वैल्यू में इसकी 110 आ रही है। 120 नहीं मानेंगे उसको, अभी हम आज मानेंगे 110। तो 110 में से 100 माइनस करेंगे, आ रहा है 100, आ रहा है 10 आ रहा है। अगर ये अभी 10 पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ये हम, हाँ, यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, हम ये चेक करते हैं एनपीवी में। अब मान के चलो, अब मिले थे हमें 100। अब देखो, अब कोई और इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, 100 लगाए थे, और अब ये 3 साल बाद हमें कितने दे रहा है, 120 दे रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि भाई ये 120 आज के टाइम पे कितना रेट है। तो आज के टाइम पे ये दिखा रहा है कि सर वो 120 आज के टाइम पे 99 का रेट है। 99 का रेट है, 99 छोड़ो, 90 मान लो। कितने का रेट है सर? 90 का रेट है। ओके सर, अब जो उस टाइम के 120 हमें मिलेंगे, आज उसकी कीमत 90 रुपए है। बोला अच्छा। तो मेरे भाई एक बार जरा माइनस करके देखना, तो जो पहले आगे की कीमत अभी निकलती है ना 90, उस 90 में से ही माइनस होएगा। 90 में से 100 को माइनस करो, आ गया माइनस का 10। सर माइनस में आ रहा है तो क्या हमें इस पे पैसे लगाने चाहिए? तो अगर माइनस में आ जाए तो नहीं लगाने चाहिए। अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो पैसा हमें नहीं लगाना। क्वेश्चन में लिख कर आना, एनपीवी जब पॉजिटिव आता है तब हमें लगाना होता है। क्योंकि इससे पिछले बारी में हमने कहा इन्वेस्ट किया था सर? हमने कह रहे थे 100 रुपए इन्वेस्ट 1 साल के लिए। 1 साल में वो 120 दे रहा था, और वो 120 जो 1 साल बाद का 120 है, ये 3 साल बाद का 120 है तो 90 दिखा रहा है। 1 साल बाद का जो 120 है वो सर जी उसकी वैल्यू भी 110 है। और अब हम नीचे वाले में से ये जो 120 का 100 आज की वैल्यू निकाले ना 110, इस 110 में से 100 माइनस करेंगे तो आ रहा है 10 प्लस का। सर जी प्लस का 10 आ रहा है, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी यार, क्या दिक्कत है? तो ये थी बात हमारी सारी। तो मेरे भाई एनपीवी का एक एग्जांपल आपके इसमें भी दे रखा है बुक में, उसको कराऊंगा, है ना, वो न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझाऊंगा कैसे करते हैं, कर सकते हैं। इसके 2 से 3 तरीके हैं, मैं आपको एक तरीका सिखा दूंगा जो इजी वाला है, क्योंकि कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है इसमें, है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, है ना। तो अब हमें न्यूमेरिकल करना है। देखो, वो बोल रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट पे हमारा कितना पैसा लगेगा, 12,500। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में, वैसे तो मैं पीडीएफ में दे दिया है, आप अगर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ तो कर लो, ठीक है। बाय द वे आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 53, ओ सॉरी, पेज नंबर देखो हमारा 53 है, यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी पेज नंबर 53 में ये पूरा क्वेश्चन है आपका, है ना, ये पूरा क्वेश्चन है। पेज नंबर 53 में क्वेश्चन निकाल लो। इसके आपके 2 से 3 मेथड है सॉल्व करने के, ठीक है। कितने मेथड है? 2 से 3 मेथड है ना, उसमें सॉल्व करेंगे हम। हाँ जी, तो देखो, वो बोल रहा है न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाया अपने 12,500। पहले साल रिटर्न देगा 5100 का, दूसरे साल देगा 5100 का, तीसरे साल 5100 का, चौथे साल 7100 का, और हमारा एनवीपी का रेट चल रहा है वहां पे, मतलब एनवीपी एट 12% पे हमें निकालना है। जो भी परसेंटेज दे उस हिसाब से निकालना है। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में जब हम आई निकालते थे, आई को हम कैसे निकालते थे? 12% है, 12 को 100 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाता था? 0.12, मतलब ऐसे निकालते थे। तो यहाँ पे आई नहीं है, के है यहाँ पे, तो हमें के निकालना है सर जी। और के कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा। 12% का मतलब 12/100, 12/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.12। कैलकुलेटर में करके देख लो, ठीक है। पहली ईयर में इतना देगा, दूसरा, अब तुम ये सब ऐसे मत देखना भाई कि प्लस करके सारे प्लस कर दो और बोलोगे सर जी 12,000 से तो इतना ज्यादा आ रहा है। नहीं भाई, उसे निकालना भी है अभी। तो वो निकलता कैसे है सर? ऐसे निकलता है, सी एफ अपॉन में 1 + k⁻1। अगर दूसरा साल आ जाए तो सी एफ 2, ये क्या है? 2 है, ये 2 है, ये स्क्वायर नहीं है भाई, ऊपर नहीं था, बस 2 है। मतलब सी एफ 2 का मतलब ये हमारा सी एफ 1, ये हमारा अगला वाला सी एफ 2, अगला वाला है सी एफ 3, अगला वाला है सी एफ 4। समझ आया? बस क्लियर। सी एफ अपॉन में 1 + k⁻1। दूसरे साल आ जाए तो सी एफ 2, मतलब दूसरे साल सी एफ 2 अपॉन में 1 + k⁻2 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, 1 + k⁻²। और सॉल्व करना भी उतना ही इजी है ना मेरे भाई। अगर अब जितने साल का दे रखा है ना, ये उतने साल का प्लस होता जाएगा। एक और साल का दिया है तो सी एफ अपॉन में 1 + k² और सी एफ कौन सा? ये 3 वाला है,
बस तुम्हारा इतना सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप इतना डरोगे। सी एफ अब 4 वाला लगा दो और 1 प्लस के की पावर, अच्छा 2 मिनट मेरे से गलती होगी भाई, ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा। ये नंबर 3 है ना, तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करेंगे, जब ये सब निकल जाएगा ना तो माइनस कर देंगे हम उसमें से, पता है क्या माइनस कर देंगे, चलो वो फॉर्मूले में ऐड कर ही देते हैं ना, माइनस कर देंगे 12,500, माइनस कर देंगे सी, जो कैश हम लगा रहे हैं। ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला है ये, सी एफ अपॉन में 1 प्लस के, सी एफ अपॉन में 1 प्लस के, बस यही तो चेंज हो रहा है ना। अगर 1 वाला यूज करोगे तो उसकी पावर 1, 2 वाला यूज करोगे तो पावर 2, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू लगा दो 51। सी एफ की वैल्यू क्या है सर, 5100 है। 1, अच्छा के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.12, हाँ ठीक है, 1 प्लस 0.12, ठीक है, प्लस ये पावर 1 है, अभी पावर 1 है। सी एफ टू की वैल्यू भी 5100 है, तो 5100 मिलेगा हमें दूसरे साल भी। अच्छा, इसका मतलब है कैश फ्लो कि आपको पहले साल 5100 मिलेगा, दूसरे साल 5100 मिलेगा, ऐसे करके है ये। ठीक है, 1 प्लस के की पावर, हम वो के की वैल्यू हम निकाल चुके 0.12 है ना, पावर कितनी है स्क्वायर में, प्लस सी एफ थ्री की वैल्यू भी 5100 है, 1 का 1 प्लस का प्लस 0.12, पावर कितनी है क्यूब है, प्लस सी एफ फोर की वैल्यू क्या है, 7100 है, 7100। ठीक है मेरे भाई, 1 प्लस 0.12, पावर कितनी है 4 है, और माइनस क्या करेंगे सर, इसमें से माइनस कर देंगे 12,500। चलो अभी सी लिख रहा हूँ 12,500 ना, क्योंकि लास्ट में माइनस करना होता है, तो लास्ट में करेंगे। अब इसको अगर और सॉल्व कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5100 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1 प्लस 5100 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 2, ठीक है, 5100 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर क्यूब प्लस 7100 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 4 माइनस में 80। बस इतना इजी है क्या भाई, ये तो मैं बार बार एक एक चीज लिख रहा हूँ। अभी मैं चाहता तो यहीं पे 1.12 लिख सकता था, लेकिन मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि ऐसे होता है। मैं नीचे का जरा रफ कर दूं, हाँ जी, तो अब हमें करना कुछ नहीं है, 1.12 5100 है ना, इसको 1.12 से डिवाइड कर देते हैं, 5100 डिवाइडेड बाय 1.12 हमारा आ रहा है 4553 प्लस करेंगे। अब देखो 1.12 की, अच्छा देखो यहाँ पे 1.12 की पावर 2 है, तो पहले ये कर लेते हैं, 1.12 इंटू 1.12 इक्वल्स टू आ रहा है 1.2544। ठीक है, डिवाइड किससे करना है हमें, 5100 से, 5100 डिवाइडेड बाय 1.2544, ये आ रहा है हमारा, जस्ट सेकंड, ऊपर तो 5100 ही आएगा, आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ 4065। ठीक है, अगला करेंगे 5100, 1.12 की पावर 3 है ना, 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 है ना, इक्वल्स टू आ रहा है 1.404, 1.4049 है ना, 5100 डिवाइडेड बाय 1.4049, ये आ रहा है हमारा 3630, प्लस कर देंगे, है ना, ये के की वैल्यू तो निकालनी आ गई है, के का मतलब वही परसेंटेज होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, कंफ्यूज करने के लिए हर जगह नाम चेंज कर सकते हैं। 7100 है, डिवाइड करना है 1.12 की पावर 4, तो 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12, अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है तो उसमें आपको सिखा रखा है 1.12, अगर यहाँ पे पावर 4 दे रखा है तो आपको ऐसे करना है, कैलकुलेटर में टाइप करना है 1.12 इंटू 1.12, ऐसे एक बार लिख देना आपको कैलकुलेटर में, और यहाँ जितनी भी पावर होगी उससे एक बार कम इक्वल्स टू दबाना है। तो ऐसे लिखने के बाद अब आपको 3 बार इक्वल्स टू दबाना पड़ेगा इसकी निकालने के लिए, तो 1 2 3 बार दबाओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.5735। ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगी 1.5735,
अब 7100 डिवाइडेड बाय 1.5735 आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई 4512। माइनस कर देंगे भाई 12500, माइनस कर देंगे 12500। पहले इस पूरे को प्लस कर लेते हैं, ठीक है यार, ज्यादा कंफ्यूज मत होना प्लीज। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, खाली मैं लिख इस तरीके से रहा हूँ इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि हार्ड है ना। तो प्लीज ये हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। इन सबको प्लस करो अपने कॉपी में और बताओ मेरे को कितना आ रहा है। 4553 प्लस 4065 प्लस 3630 प्लस 4512 16,760 आ रहा है मेरे भाई। क्या आ रहा है? 16,760। पर अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है सर? 16,760, है ना। तो मैं कहाँ लिखूँ यार, जगह तो है नहीं यहाँ पे, है। इसी को रफ कर देता हूँ। कितना आ रहा है सर ये सारा प्लस करके? 16,760, 16,760 माइनस करेंगे। अब देखो माइनस करेंगे 12,500 को। पूछो क्यों करेंगे? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि आप पहले 100 रुपए लगाए, फिर 120 आए, फिर 120 की आज की वैल्यू निकाली हमने, फिर आज की वैल्यू में से माइनस करते हैं। अच्छा ये पैसा वो है जो हमने लगाया था, 16,760 को हम माइनस कर देंगे 12,500 में से। ठीक है, 12,500 में से माइनस कर देंगे तो 16,760 हमारा कितना आ जाएगा? 12, 14, 15, 16, 4,000 तुम्हारा 4,260 कुछ आ रहा है ना, 4,260। हाँ 4,260। तो मेरे भाई ये आंसर आ रहा प्लस का। तो यस, हम इसमें पैसा लगा सकते हैं और ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के एक और तरीका है। उसमें उस तरीके में देखो आपको बुक में दोनों मेथड दिया है, उसी पेज पे आपका ये वाला फॉर्मूला भी दिया है। ये मेरे भाई एनपीवी निकालने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, ये फॉर्मूला इतना ही है बस। कितना? इतना ही है। ठीक है, अब जितनी बार आपका ये दे रखा होगा ना कि आपको पहले ईयर में कितना मिल रहा है, दूसरे ईयर में कितना मिल रहा है, उतनी बार आपको ये ऐड करते जाना होगा बस। सीएफ की वैल्यू ये है कैश फ्लो, कि आपको हर साल कितना कैश फ्लो दे रहा है। CF1 अलग होता है, CF2 अलग अलग होता है। 1 की वैल्यू 1 है, के का मतलब होता है परसेंटेज। यहाँ 12% दिया था, तो 12 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.12। बस के की जगह आ जाएगा वो 0.12, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में मेरे भाई। लेकिन आपको जो दूसरा मेथड दे रखा था ना सर, उसमें आपका क्या किया हुआ था, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। उसमें आपका ये किया हुआ था, जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया था, 5100 को जब हमने 1.12 से डिवाइड किया था, 5100 को जब डिवाइड किया था 1.12 से, तो हमारा आ रहा था 4553, है ना। और जब हमने 5100 को डिवाइड किया था 1.2544 से, तो हमारा आता है 4065। लेकिन बुक में अलग मेथड से कर रखा है। बुक में पता है क्या कर रखा है? वो बुक में कर रखा है 1 को आपको डिवाइड करना है, पता है किससे? इससे करना है, 1.12 से। तो आपके पता है क्या वैल्यू आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 1.12, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.892, ये वैल्यू आएगी, है ना। आपकी बुक में देखो यही दे रखा होगा। और जब आप इस 0.892 को मल्टीप्लाई करोगे ये 5100 से, 5100 से, तो आपके पता है क्या वैल्यू आएगी? आपकी वैल्यू आएगी 4553, 4553। तो ये भी तरीका एक है इसको लाके लेके आने का। ठीक है, बट मेरा वाला जो सिंपल फॉर्मूला है, ऐसे करके आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बोलोगे कि सर ये मेथड टू पे भी एक क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन वाली वीडियो बना दो, देन आई विल मेक इट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक समझने चलते हैं, ठीक है। तो देखो एक हमें छोटा सा कंसेप्ट समझना है पेबैक पीरियड का। तो पेबैक पीरियड मेजर्स द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इनकम ओ आउटले इन द प्रोजेक्ट। देखो बेसिकली देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, आसान सी बात भाषा समझते हैं। हमने किसी कंपनी में 1 लाख लगाया, ठीक है, और उसने बोला कि आपको 10,000 करके आएगा हर महीने। कितने करके आएगा सर? 10,000 करके आएगा हर, सॉरी सॉरी, हर महीने। देखो दोबारा समझो, हमने 1 लाख लगाया एक कंपनी में, 1 लाख लगाए, एंड उन्होंने बोला कि आपको सर हर साल
10,000 करके रिटर्न मिलेगा। कितना? 10,000 करके रिटर्न मिलेगा। तो हमारा इनिशियल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था सर? 1 लाख था, है ना? ये रहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था सर? 1 लाख था। एंड एनुअल कैश फ्लो इनफ्लो मतलब कितना पैसा आ रहा है, अंदर आ रहा है, मतलब कंपनी के अंदर आ रहा है। हमने जो पैसा लगाया था उसमें अंदर हमें मिल रहा है, ठीक है। एनुअल कैश फ्लो हर साल कितना मिल रहा है हमें? 10,000 मिल रहा है। तो 10,000 नीचे लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, है ना? आंसर क्या आएगा? 10। तो यानी कि 10 ईयर, मतलब इसका मतलब था क्या भाई? इसका मतलब बेसिकली ये था कि आप कहीं पे पैसा लगाते हो एंड आपको कितने साल में आपका पैसा वापस मिलता है, जितना आपने लगाया है। अब देखो, देखो इजीली तो तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने कहीं पे पैसे लगाए, है ना? आपने 100 रुपए लगाए और उसने पहले साल आपको दिए 50, ठीक है। दूसरे साल आपको दिए 50। अब ये कितने हो गए? 50 और 50 100, ठीक है। तो आपको कितने साल में आप उस अपना पैसा वापस मिल गया? 2 साल में अपना पैसा वापस मिल गया। ये उस पैसे की बात हो रही है जितना सिर्फ आपने लगाया है। ऐसा नहीं है कि ये उसके बाद कभी और पैसे नहीं देगा, नहीं, आगे भी देगा। पर हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं कि हमें रिटर्न, हमारे हमने जो जितना पैसा लगाया था उतना कब तक वापस आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? पे बैक पीरियड। जब हम अपने लगाए गए पैसे पर ये देखते हैं, हमने कहीं पे पैसा लगाया और ये देखते हैं कि हमारा पैसा कितने टाइम में वापस आ रहा है, जितना हमने लगाया है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? वो जो टाइम देखते हैं हम कि कितने टाइम में वापस आ जाएगा हमारा लगाया गया पैसा, वो होता है हमारा पे बैक पीरियड। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने कहीं पे पैसा लगाया एंड आपको वो पैसा कितने साल में वापस मिल रहा है, उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड, ठीक है। इनिशियल, इसका फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश फ्लो। मतलब कि एनुअल कैश फ्लो आपको हर साल कितने रुपए मिलते हैं? हमें 10,000। अब देखो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है और ये हम तभी यूज करेंगे जब आपका एनुअल कैश फ्लो, ये देखो एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो कहते हैं हम इसे, बेसिकली क्या कहते हैं? एनुअल कैश इनफ्लो। तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करके इनफ्लो ही लिख दे रहा हूँ, है ना? इनफ्लो जब आपका सेम हो तब क्या हो? तब हमारा सेम हो, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अभी हम वो भी सीखेंगे कि अलग अलग वाला हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार ये आपके बुक में ना एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को यहाँ पे करते हैं। छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, उसको यहाँ पे करते हैं एंड फिर आपका डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो, एक सिंपल सा यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है। यार कोई क्वेश्चन है यार, बोल रहा है प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल की है। मेरे को मतलब नहीं है। इनिशियल आउटले मतलब हमारी कंपनी से कितना पैसा गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल आउटले 20 लाख रुपए दिए। मेरे भाई कितने दिए? 20 लाख रुपए हमने दिए। उन्होंने बोला कांस्टेंट एनुअल इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कंपनी में जो हमने जहाँ पैसा लगाया उसके बाद वो हो गया आउटले, जब हमें पैसा आएगा वो हो गया इनफ्लो। जब ऐसा आता है तो इनफ्लो। कॉमर्स के बच्चे यार इतना मतलब समझाने की जरूरत है नहीं इनफ्लो क्या है। तो हमारे पास कितना आएगा हर साल? कांस्टेंट एनुअल, कांस्टेंट है भाई, हर साल आएगा। 8 लाख आएगा। कितना आएगा? 8 लाख आएगा। तो फाइंड पे बैक पीरियड, लगाया कितना? 20 लाख। हर साल कितना आएगा? 8 लाख। अब ये 8 लाख 8 लाख करके हमारे 20 लाख कितने टाइम में पूरे हो जाएंगे, और वही टाइम हमारा पे बैक पीरियड है। तो पे बैक पीरियड फाइंड करना है। इनिशियल देखो, पेमेंट पीरियड या फिर इसे पे बैक पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 लाख। तो 20 और लाख लिख देता हूँ, है ना? 20 लाख अपॉन में एनुअल कैश इनफ्लो कितना है सर? हमारा एनुअल कैश इनफ्लो 8 लाख है। 8 लाख है एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब हर साल जो हमें पैसा मिलेगा, तो हर एक साल 8-8 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। 1 10 100 1000 लाइक 8 लाख रुपीज, ठीक है। जितने जीरो है उतने जीरो उड़ा देता हूँ, है ना? ठीक है। अब क्या आ गया? 20 बच गया। 8 2 जा 16, है ना? और 16 का हमारा कितना? 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.5। जिसको ऐसे समझनी है वो ऐसे समझ लो कि हमने बेसिकली 20 को 8 से डिवाइड कर दिया। 8 2 जा 16 हो गया और ये 10 बन जाएगा। 4 बचा, पॉइंट लगा, जीरो आया, 8 5 जा 40, खत्म। तो 2.5 आंसर क्या आएगा? 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स, ठीक है। क्या आंसर आ गया? 2.5 ईयर्स, यानी कि हमारा 2.5 साल में हमारा लगाया हुआ पैसा 20 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट तो 5 साल तक चलता रहेगा, यानी हर साल 8-8 लाख रुपए मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि देखो, पहले साल कितना मिला होगा? 8 लाख मिला होगा। दूसरे साल कितना मिला होगा? 8 लाख मिला होगा। तो ये 8 लाख की वैल्यू है, ये 8 लाख की वैल्यू, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू अलग होगी। भाई ये ज्यादा कंफ्यूज मत होना बस।
मैंने एक तरीका एक बात बताई है बस कि दोनों की प्रेजेंट वैल्यू अभी के टाइम पे वैल्यू अलग होगी, है ना भाई। इस 8 लाख की वैल्यू हो सकता है कि कुछ हो, और इस 8 लाख की वैल्यू अभी के टाइम पे हो सकता है कुछ हो। मैंने तो तुम्हें ये चीज समझा ही रखी है ना भाई कि जो फ्यूचर में पैसा होता है उसकी वैल्यू अभी कम होती है अभी प्रेजेंट में देखी जाए तो, है ना। चलो ये बात बतानी थी, बस और कुछ नहीं। अब ये देखो, अब जैसे कि इसमें हमें बोला कि हर साल 8 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसी क्वेश्चन में, यही हमारी बुक के क्वेश्चन में पेज नंबर ये 47 है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये पेज नंबर 47 है, तो 47 में ही हमारा दे रखा है, ठीक है। ये नीचे क्वेश्चन है, इसी के नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारा जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनफ्लो है, वही अलग अलग हो तो कैसे निकलेगा मेरे भाई। बहुत ईजी है, अभी करवाता हूँ, रुको। देखिए हमारे सेम बुक के पेज नंबर 48 में हमारे को क्वेश्चन दे रखा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये क्या है, ये इन द केस कैश फ्लोज आर डिफरेंट, ये केस है जबकि जो हमारा कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो देखो, पिछले वाले में जो एनुअल कांस्टेंट था, यहाँ पे भी 8 लाख मिल रहा था 5 साल तक लगातार, 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख मिल रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई, एक ही बार लो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हमें अलग अलग मिल रहा है। देखो हमने इनिशियल डिपो आउटलेट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 20 लैक्स का, ठीक है। एनुअल इनफ्लो है 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख, यानी 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख कैश इनफ्लो इन लैक्स है। ईयर 1 में 4 लाख, ईयर 2 में 6 लाख, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने आपको सिंपलीफाई करके यहाँ पे दिखा रखा है। ईयर 2 में 6 लाख, ईयर 3 में 8 लाख, ईयर 4 में 10 लाख और ईयर 5 में 14 लाख। अब हमें इनको प्लस करना है, और तब तक प्लस करना है जब तक हमारा 20 लाख ना आ जाए। तो पहला वाला प्लस करते हैं, 4 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 4 प्लस 0 हमारा 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस कर करके लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर प्लस पर करके लिखना है। अब 4 है, 4 के नीचे 4 6 है, 4 और 6 कितना हो जाएगा सर हमारा, सर 10 लाख हो जाएगा। ये 4 लाख था, ये इन लैक्स है, मैंने ऊपर एक ही जगह लिख दिया ना, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। लैख लैख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 4 और 6 हमारा 10 हो गया। अब ठीक है, 10 कितना हो गया सर हमारा, 10 हो गया। हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। 4 और 6 हमारा 10 लाख हो गया। 10 लाख और 8 लाख, ये मतलब 4 और 6 हमारा 10। अब इसमें और 8 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 18 लाख हो गया। और 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 28 लाख हो गया। और 14 जोड़ दिया तो हमारा कितना, 42 लाख हो गया, ठीक है। अब उन्होंने हमें चाहिए कितना सर, हमें ये पता करना है कि 20 लाख कब तक होंगे। लेकिन हमने ध्यान दिया भाई कि यहाँ पे हो रहा है 28 लाख, यहाँ हो रहा है 18 लाख, तो 20 लाख तो कहीं आ ही नहीं रहा। लेकिन 20 लाख के सबसे क्लोज ये है भाई, क्या है मेरे भाई, ईयर थर्ड तक हमारा 18 लाख रुपए हो जाता है। बच कितना गया सर जी, 2 लाख रुपए बच गया सर, 2 लाख रुपए बच गया ना मेरे भाई। ईयर 3 तक 18 लाख हो गया, हमें ये चेक करना था कि 20 लाख कब होएगा, तो अभी 18 लाख हो गया, 2 लाख रुपए और हम देखते हैं कैसे लाते हैं, है ना मेरे भाई। तो अब सुनो, इसमें करना क्या होता है, हमें इसमें ईयर निकालना है। तो अभी तक ईयर 3 हो गया, तो 3 ईयर को तो एज इट इज लिख दो मेरे भाई। ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन, इस जगह पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ईयर 3 को ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे कर दो प्लस, ठीक है। दोबारा समझो, फर्स्ट सेकंड 3 ईयर तक 18 लाख हो गया, तो 3 ईयर को ऐसे रख दो, ठीक है, प्लस कर दो। बच कितना गया सर, 2 लाख बच गया, तो 2 लाख को यहाँ पे लिख दो जितना बच जाए। अब ये 2 लाख हम कौन से ईयर से लेंगे, ईयर 3 तक तो 18 लाख हो गया, ईयर 4 में जाएंगे और ईयर 4 में हमें 10 लाख मिलेंगे। लेकिन हमें 10 लाख की जांच ही नहीं करनी, हमने जितना इन्वेस्टमेंट करा है, जितना पहला इनिशियल आउटले इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा है, उतना हमें पैसा करना है। तो उतना करने के लिए हमें 2 लाख रुपए और चाहिए, 20 लाख कराया ना हमने, तो 20 लाख में से 18 लाख तो 3 साल तक हो गए हैं, बचा कितना, 2 लाख बचा। तो 2 लाख को हमने लिख दिया। अब 2 लाख हम किस में से निकालेंगे, फोर्थ ईयर के 10 लाख में से 2 लाख निकाल लेंगे, ऊपर लिखेंगे 2 लाख, और फोर्थ ईयर में हमारा टोटल अमाउंट कितना मिलेगा सर, 10 लाख मिलेगा। तो 10 लाख को नीचे लिख दो, 10 लाख को नीचे लिख दिया, है ना। इसे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा मेरे भाई, पहले ये 5 जीरो से ये 5 जीरो तो उड़ा दो, 1 2 3 4 5। अब ये आ गया 2/10, ये आ जाएगा हमारा 1/5। और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे 0.20 लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, 0.20। तो इसे हम 0.20 लिख देते हैं, 0.20। तो 3 प्लस 0.20 हो जाएगा हमारा 3.2, मतलब 3 में जब 0.2 क्या लिख दिया मैंने,
3 में जब 0.20 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.20, यानी कि हमारा 3.2 ईयर्स आंसर आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ठीक है मेरे भाई, नहीं समझ आया एक बार वीडियो दोबारा देख लो, कमेंट कर दो, मैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे सब कुछ पे समझा दूंगा। इसकी पूरी नोट्स चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एक दो टॉपिक और बचे छोटे छोटे, उन्हें करते हैं। ये ऐसे बच्चे बच्चे जैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ये आपको डरेंगे क्या एग्जाम देने से? हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे पास है आईआरआर, इंटरनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, आईआरआर क्या होता है, मान के चलो कहीं पे आपने 100 रुपए लगाए, हाँ जी 100 रुपए लगाए, और 1 साल बाद उस पे आपको 110 रुपए मिले, 10% के हिसाब से 110 रुपए मिले, 1 साल बाद मिले, ठीक है। तो यानी कि आपको तो मुनाफा हुआ है, आपको तो मुनाफा हुआ है। लेकिन अब हम एनवीपी की बात कर लेते हैं, ओ एनपीवी की, नेट प्रेजेंट वैल्यू की। हमने क्या सीखा था कि ये 110 आ रहा है, अब इसकी आज की वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से हमने निकालना सब कुछ सीखा हुआ है। इसकी आज की वैल्यू निकाली तो मान के चलो ये 100 ही आ रही है। तो 100, अब हम ये जो आ जाता है इसमें से इसको घटाते हैं, माइनस करते हैं हमेशा। 100 में से 100 गया तो बचा क्या, जीरो। तो देखो, आपका वैसे तो यहाँ पे 10 रुपीज का मुनाफा हुआ है ना, 10 रुपीज का मुनाफा हुआ है। लेकिन जब 100 में से 100 गया तो आ गया जीरो, एनवीपी आ गया जीरो, एनपीवी आ गया जीरो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया जीरो। तो जहां पे जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ जाए उसे हम आईआरआर कहते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरी चीज, आईआरआर को तुम वो पॉइंट समझो कि अगर तुम उससे थोड़ा सा और नीचे गिरोगे ना तो आप लॉस में चले जाओगे। अगर आप उस पॉइंट से नीचे गिरोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, है ना। अभी ये जीरो आ रहा है एनवीपी, ठीक है। अभी ये एनवीपी माइनस में भी आ सकता था, तो फिर आपका हो सकता था कि जितना आपने लगा उसका खर्चा भी ना हो बच पाए। क्योंकि देखो, आपने यहाँ पे 100 लगाए, आपको मिले 110। अभी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात छोड़ दो, वो वाली बात भूल जाना कि फ्यूचर का पैसा भी कम, आज के टाइम पे उसकी कम वैल्यू, वो वाली बात छोड़ो। 100 रुपए लगाए, ठीक है, और 110 मिले, आपका खर्चा खत्म, 100 का 100 लगाया, 100 में से 100 खत्म, फिर भी 110 बच गया। वो फिर भी 10 बच जाएगा ना। 100 रुपए लगाए और आपको 110 मिले, तो 100 में से 100 खत्म, आपको फिर भी 10 का मुनाफा हो रहा है, 10 का मुनाफा हो रहा है मेरे भाई फ्यूचर में, है ना। लेकिन अब अगर हम एनवीपी की बात करें, एनपीवी की, तो एनपीवी हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। एनपीवी जीरो आ जाएगा, इसको हम, इस रेट को हम आईआरआर कहते हैं। दूसरी चीज, इससे हमें ये पता चल जाता है आईआरआर से कि हाँ भाई, हमारा जो आईआरआर है, आईआरआर जो आ रहा है वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, पहली बात तो हमेशा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि उस इन्वेस्टमेंट पे, उस बिजनेस पे खर्चा, उस कैपिटल पर खर्चा, जो पैसा आप जुगाड़ करते हो उस पर खर्चा, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे कहते हैं, ठीक है। मान के चलो आपका कॉस्ट ऑफ कैप, आपको आईआरआर आ रहा है 18% का, ठीक है, और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10% का। तो इस 10 में से 18 गया, वो 18 में से 10 गया, तो फिर भी आपका 8% बच रहा है, ठीक है। ऐसे आप समझिए। अगर आपको ये ना समझ आए तो मैं आपको समझा दूंगा, व्हाट्सएप वगैरह आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक दो एग्जांपल और लेके समझ लेते हैं। जैसे अभी आपने लगाया 100 रुपए, ये हो गया 115, ठीक है। आपको देखो मुनाफा तो हो रहा है 100 से 115। अब एनवीपी की बात कर लेते हैं, 15% इस पे लगा, 15% डिस्काउंट रेट लगा दे तू, मतलब आज के टाइम पे इसकी वैल्यू निकाले तो 100 आएगी, 100 आती है। तो 100 आती है तो इस 100 में से 100 गया, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ समझो। एनवीपी में मतलब जब एनवीपी जीरो आ जाए तो उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। एक पॉइंट ऐसे समझ लो, एनवीपी निकालने का मतलब है कि आप अपना जो खर्चा है उस खर्चे को भी आप बचा रहे हो, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, उस खर्चे को भी आप पूरा कर दे रहे हो, और फिर भी आपका मुनाफा बच जा रहा है। 100 लगाए मिले 110, तो ये जो 100 लगाए ये तो पूरा हो गया, फिर भी 10 बच जा रहा है। 100 लगाए मिले 115, जो 100 लगाए ये, इस ये जो 100 लगाए ये तो पूरा हो जाएगा, फिर 15 रुपए और बच जाएगा, है ना। और जो आप लगा रहे हो उससे भी बच जा रहा है, ठीक है। और एनवीपी आपका जीरो आएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है, तो आपको फायदा रहता है, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह करवाना हो तो भी कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। तो हाँ, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर। तो देखो, यहाँ से अगर पढ़े
The ARR may be defined as the annualized net income earned on the average funds invested in a project. एक प्रोजेक्ट पे आपने कुछ फंड लगाया, ठीक है, एंड उससे आपको हर साल कुछ मुनाफा आ रहा है, फिर कुछ मुनाफा आ रहा है, फिर कुछ मुनाफा आ रहा है, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ मुनाफा आ रहा है एंड उस पूरे का एवरेज ले लिया, ठीक है, उस मुनाफे को भी एक तरीके से लेना है, फिर उस पूरे का एवरेज ले लिया, ठीक है, तो वो आपका ARR कहलाता है। फिर उस एवरेज लेने का भी एक तरीका होता है। अच्छा हाँ, उस पूरे का एवरेज ले लिया और एवरेज लेने के बाद हम उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, इसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो इतना बात समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे हमें पढ़ना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकलता है कैसे है। देखो आसान शब्दों में तो मैंने बता दिया कि आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको हर बार कुछ रिटर्न आया, उसका एक एवरेज ले लो और वो एवरेज लेने के बाद उसका परसेंटेज निकालो। अब ये निकलता कैसे, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट है, ये हमें लेना है आफ्टर डेप्रिसिएशन, टैक्स, है ना, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, मान के चलो आपने लगाए थे 15,000 रुपए, 15,000 कहीं पे लगाए, ठीक है, तो उसमें से आपको बोला कि आपका 50% टैक्स है, कितना परसेंट टैक्स है, 50%, तो 15,000 का 50% इसमें से माइनस कर देंगे, तो 15,000 का 50% होता है 7,500, ये माइनस कर दिया, ये टैक्स है, ये क्या है, ये टैक्स है, ठीक है, ये क्या है, टैक्स है, ठीक है। तो अब कितना बचा आपके पास, 7,500 और बचा, तो अब आपका जो एवरेज निकलेगा वो 7,500 पे निकलेगा। तो हर बार आपको डेप्रिसिएशन टैक्स आपको माइनस कर देना है, ठीक है, जब भी एनुअल रेट लेंगे, तो वो तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया, और ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो सर ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, है ना, ये कैसे निकलता है आपका, ये अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे निकलेगा, हाँ जी, तो सर ये निकलेगा टोटल प्रॉफिट, आपको लेना है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपको 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा है, वो प्रॉफिट लेना है कैसे में, आफ्टर टैक्स में लेना है, मतलब उसमें से टैक्स माइनस होना चाहिए, आफ्टर टैक्स में लेना है। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है भाई, ये रफ कर दो, ये रफ कर दो, ये है नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसान हो। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कितने ईयर का ले रहे हो, अगर आपने जैसे 1 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, 2 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो नीचे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा 5, अगर 4 ईयर 3 ईयर का लिया है तो 3 आ जाएगा, तो जितने भी ईयर का प्रॉफिट लोगे वो नीचे उतने नंबर आ जाएंगे, तो नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, कोई डाउट, ठीक है, ऐसे निकलेगा आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। प्लीज यार ये साथ साथ नोट करके चलना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे आपको बहुत इजी पड़ जाएगा समझने में। अब बात आती है सर ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है, एवरेज इन्वेस्टमेंट है बस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था इन द प्रोजेक्ट, है ना। एवरेज इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि सर हम इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार करेंगे, तो ये एवरेज कैसे निकलेगा उसका, तो उसका एवरेज निकालने के लिए अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, है ना, इसे क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लाइन खींच के मैं निकाल देता हूँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको पहले लेना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या लेना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, क्या लेनी है, स्क्रैप वैल्यू, क्या लेनी है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, कुछ भी ले लो और डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। क्या करो, इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने 50 लाख रुपए डाले तो वो 50 लाख आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना है और स्क्रैप वैल्यू लेनी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, और प्लस में स्क्रैप वैल्यू, प्लस स्क्रैप वैल्यू। अब इसी को हम पे क्वेश्चन में सैल्वेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सैल्वेज, सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कह लो या सैल्वेज वैल्यू कह लो, बात तो
एक ही है, दोनों को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। इन केस अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं होता तो, स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू नहीं होता तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनिशियल वैल्यू लेना है, सिर्फ इनिशियल वैल्यू लेना है, डिवाइड कर देना है किससे, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिर्फ इनिशियल वैल्यू लेना, डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। हमने पहले सीखा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसको कहते हैं, उस परसेंटेज को, एक एवरेज निकलता है आपका एनुअल प्रॉफिट का, और उस पर जो परसेंटेज निकलता है उसे हम ARR कहते हैं। फिर हमने बोला निकलता है कैसे, तो सर हम रखेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट को, फिर अपॉन में रखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट को, और इनटू में कर देंगे 100, क्योंकि भाई परसेंटेज, ये बात लॉजिक सी बात है यार, तुम पे कॉमर्स है, ठीक है, लॉजिक वाली बात है कि अगर क्या बोलते हैं परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात इम्प्लाइड है यार, अब ये बात तुम लोगों को नहीं बताई जाएगी ना। और देखो फिर हमने ये सीखा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो आपको जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा है सारा प्रॉफिट ले लो, ठीक है, सारा प्रॉफिट ले लो और उसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकलेगा, उसका एवरेज निकलेगा, आपको सारे प्रॉफिट को प्लस करके ऊपर लिखना है, और जितने साल का भी प्रॉफिट ले लो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का ले लो, नीचे नंबर ऑफ ईयर कर दो, ठीक है। और प्रॉफिट हमें कैसे लिखना है, टैक्स के बाद वाला, टैक्स उसमें से कटने के बाद वाला, टैक्स कटना चाहिए उसमें से, डेप्रिसिएशन भी कटना चाहिए, है ना, डेप्रिसिएशन भी कटना चाहिए, इसलिए क्या था स्किप मत किया करना वीडियो को, ओके। चलो, है ना, अब आगे देखते हैं। देखिए हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR का क्वेश्चन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है 40,000, टाइम है 5 इयर्स का, और 5 इयर्स में ईयर 1 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10,000, सेकंड ईयर का एक्सपेक्टेड 12,000, थर्ड का 14,000, फोर्थ का 16,000 और 5 का 20,000, और डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है इसमें कितना, SLM मेथड से दे रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ पे है, सर ये क्वेश्चन है आपकी बुक में पेज नंबर 51 में, पेज नंबर 50 और 51 में, देखो यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे खत्म है ना, आपको दिख रहा हो तो, ओके। सो हाँ, तो SLM मेथड से दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। EBDIT का मतलब है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इनकम एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें डेप्रिसिएशन अभी लगेगी, फिर PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी इसमें हमारा जो टैक्स है उससे भी, मतलब वो भी अभी लगेगा, चलो देख लेते हैं, बहुत ईजी है। डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगाना लगेगा कैसे, सर हमने कितना लगाया, सर 40,000 रुपये लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया सर, 5,000 रुपये के लिए लगाया, तो अगर इसको हम काट दें तो 5 8 जा 40 और 000 एज इट इज आ जाएगा, तो हमारा डेप की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, डेप की वैल्यू आ जाएगी सर 8,000, यानी कि हर महीने हम कितने डिडक्ट करेंगे सर, 8,000 डिडक्ट करेंगे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा देखो इसमें डी और आई हट गया, मतलब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कुछ बात नहीं करिए, तो अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात करिए, डेप्रिसिएशन पे ध्यान दो, इंटरेस्ट की अगर कोई क्वेश्चन में बात होती तो इंटरेस्ट को भी माइनस कर देते, लेकिन अभी ईबीटी आ गया, ईबीटी की मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, अभी इसमें यानी कि डेप्रिसिएशन तो माइनस हो चुका है लेकिन टैक्स माइनस नहीं हुआ, तभी तो अर्निंग दिखा रहे हैं, लेकिन किससे पहले, टैक्स लगने से पहले, बिफोर टैक्स आ रहा है, तो 10,000 पे 8,000 का डेप लगेगा, तो आ कितना जाएगा सर, 2,000 बच जाएगा, ठीक है। और 12,000 पे 8,000 का डेप माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 4,000 आ जाएगा, है ना। 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना, 6,000 आ जाएगा। 16,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो सर कितना, 8,000 आ जाएगा। 20,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो कितना, 12,000 आ जाएगा। पीएटी, पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बचा ना, इस प्रॉफिट में टैक्स लगने के बाद कितना, टैक्स के रेट दे रखे हैं हमें 50%, है ना। तो अगर 2000 में 50% टैक्स लग जाए, 2000 में 50% टैक्स लग जाए तो बच कितना जाएगा, 1,000 बच जाएगा। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब 2000 में 2000 का 50% कितना निकला, 1,000, तो 2000 में से अगर हम 1,000 माइनस कर दें, ठीक है, वैसे तो देखो ये भी आंसर आ ही गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,000। ये इतना कंफ्यूज मत हो, 2,000 रुपए का 50% कितना होगा, यानी उसका आधा 50%, अगर 50% टैक्स लग जाए तो बचेगा कितना, 50, यानी 2,000 का आधा 1,000 हो जाएगा, ठीक है। 4,000 का 50% टैक्स लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2,000 बच जाएगा, 6,000 का आधा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि भाई आधा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको हर जगह आधा नहीं करना, मान के चलो यहाँ पे 10% टैक्स दिया होता, 2,000 का 10% टैक्स दिया होता, तो 2,000 का 10% टैक्स दिया होता, तो 10/100, है ना, खत्म। ये कितना आ जाएगा आपका, 200 रुपये आ रहा है, तो 2,000 में से 200 माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, उसमें हम ऐसे लिख दो सीधा कि 2,000 का
आपके पास टैक्स कितना बच रहा है, टैक्स कितना लग रहा है 10%, तो सीधा ऐसे माइनस कर दो, 100 में से 10 गया तो 90, तो 90/100 यानी सीधा 1800 की वैल्यू आ जाएगी। खैर इन सबको दिमाग से हटा दो, भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर लेते हैं। 2000 में 50% का टैक्स लगा, बचा कितना 1000, 4000 में 50% टैक्स लगा, बचा कितना 2000, 6000 में 50% लगा 3000, 8000 में 50% का टैक्स लगेगा 4000 बचेगा, 12 में लगेगा तो 6000 बचेगा, यानी 12000 में 50% का टैक्स लगेगा तो 6000 बचेगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है सर, अब देखो, अब हमें ARR निकालना था, और ARR निकालने का हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या सीखा था, ARR सीखा था एवरेज एवरेज एनुअल प्रॉफिट, है ना, अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट, है ना, यही तो सीखा था, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये सारे, अच्छा एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि इन सब का टोटल करना है, जितने भी आपके पास प्रॉफिट होंगे ना उन सब का टोटल करना है ना, यही तो बताया था मैंने। इसका फॉर्मूला था आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में, खाली ऊपर वाले का लिख रहा हूं मैं, ये टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, है ना। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, इन सबको प्लस कर दो मेरे भाई, इन सबको प्लस करके अगर मैं लिखूं ना कितना आएगा, तो 10 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 16,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ, रीचेकिंग कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 10 और 3 3 6, 6 4 10 और 16,000, ठीक है भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 16,000 आ जाएगा, इसे रफ कर रहा हूँ। जो आपको पहले फॉर्मूले करा है, अब नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर है, 1 2 3 4 5, 5 ईयर का डेटा लिया तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये खाली ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो ये कैसे सॉल्व होएगा, 5 3 15, 5 2 10, 3200 आ रहा है भाई। ऊपर क्या आ गया हमारा सर, 3200 आ गया, क्या आ गया 3200 आ गया, है ना, क्या आ गया सर 3200। एवरेज इन्वेस्टमेंट, मैंने वो एवरेज इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्या सिखाया था, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। स्क्रैप की कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी, क्या मान लेंगे 0। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 दे रखी है, क्या कर लेंगे 40,000, 40,000 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 20,000, 20,000 आ जाएगा, आ जाएगा 20,000, ठीक है 20,000 आ गया। इसकी जगह क्या लिख देंगे 20,000, ठीक है, क्या लिख देंगे सर 20,000 लिख देंगे, ओके। इनटू में क्या कर देंगे 100, क्योंकि भाई परसेंटेज निकालना होता है हमें, रेट वर्ड आ रहा है तो रेट में क्या निकालता है परसेंटेज, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, इसको इससे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 16%। किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो वो प्लीज कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसमें भी ये आपको करना है। और इसमें देखो सबसे पहले आपको सेल्स रिवेन्यू दिया है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, फिर डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है। सेल्स रिवेन्यू में से आपका पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया, लास्ट में बता 30,000, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ऐसे करके आपको दे रखा है ना, ऐसे करके आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके। अब हम आगे क्या एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हमारा, जिसका नाम है हमारा प्रोसेस, है ना। चलो स्टार्ट, चलते हैं सीधा। हाँ जी, तो अब हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस। तो इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 5 यहाँ हैं और 3 भी और पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो अगर इसमें अगर मैं नॉर्मली देखूं कि क्या लिखा हुआ है, तो इसमें नॉर्मली यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कंपनी खुद को 4 या फिर 5 या फिर 10 साल में कहाँ देखना चाहती है, मतलब अपने जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं वो पहले डिसाइड करो। तो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ये दो चीजें समझनी है, मतलब देखो इसमें क्या क्या है। इन द एवरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंस मैनेजर हैज टू फाइंड आउट वेदर द स्ट्रेटेजिक और इन टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट मोर सूटेबल, यानी या तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट या फिर टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में से क्या सूटेबल रहेगा, फाइनेंस इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
तो एंटरिंग अ न्यू प्रोडक्ट मार्केट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, मतलब एक नई मार्केट में हम जा रहे हैं, एक नई टाइप का प्रोडक्ट, एक नई सब कुछ ही नया, ठीक है। मतलब हम इतने देर से इतने दिनों से अगर टीवी वगैरह का बिजनेस करते थे, इलेक्ट्रिक का बिजनेस करते थे, लेकिन अब हम कपड़ों पे उतर आए हैं, ठीक है। टेक्सटाइल वगैरह कपड़ों वगैरह पे उतर आए हैं, है ना, ठीक है। तो कॉटन वगैरह के कपड़े बनाने लग गए, ऐसा कुछ, तो क्या हो जाता है, एक नए टाइप का बिजनेस खुल गया हमारा। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक एंटर करते हैं हम न्यू मार्केट में, न्यू मार्केट में, है ना। न्यू मार्केट में स्ट्रेटेजिक मतलब न्यू मार्केट में एंटर करना, या फिर अपनी जो कंपनी का डायरेक्शन ये पूरा चेंज कर देना। टेक्टिकल क्या होता है सर, टेक्टिकल होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैसिलिटीज इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। अभी जैसे कि हम टीवी वगैरह ही बनाते हैं, टीवी वगैरह में हमने कोई नया, अच्छा, या तो उसकी सर्विसेज में कुछ नया टाइप का दे दिया कि हमने अब से इंस्टॉलमेंट फ्री देने लग गए, टीवी का जो इंस्टॉलमेंट है वो फ्री देने लग गई हमारी कंपनी, एज वेल अब तो सब देती है। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि या तो कोई नई टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, या फिर कुछ नई टाइप की टीवी के अंदर ऐसी चीज ऐड कर दी, है ना। तो हम एग्जिस्ट सेम मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही है, बट हम नई टाइप की फैसिलिटी प्रोडक्ट कर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब जो मैनेजर होता है, फाइनेंशियल मैनेजर, उसको सोचना पड़ता है, या तो स्ट्रेटेजिक की तरफ जाए तो टेक्टिकल पे की तरफ जाए, इनमें से किस टाइप की इन्वेस्टमेंट करे। चलो, फर्स्ट फर्स्ट क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल्स। प्रपोजल मतलब आइडियाज, प्रपोजल मतलब आइडियाज। हमारे पास जितने सारे आइडियाज है उनको क्या कर दो सर, फिल्टर कर दो। क्या कर दो सर, फिल्टर कर दो। फिल्टर कर दो कि इनमें से कौन कौन से आइडियाज हमारे प्लान के मुताबिक हैं, यानी चेक एवरी प्रोजेक्ट दैट मार्केट फ्रॉम अवर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। जस्ट मैच फ्रॉम अवर, हम सारे टाइप के आइडियाज देखेंगे और उनमें से जो जो भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग है, हमने जो भी सोचा है स्ट्रैटेजिक या फिर टेक्टिकल में, एक चुना है हमने, और इसमें जो भी आइडिया हमने सोचा है, उस आइडिया, जितने भी टाइप के उस वो आइडिया है, उन सबको साइड रख लेंगे, ठीक है। फिर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट ऑफ ए प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब फिर बता रहा हूँ, आइडिया है, अगले में एस्टिमेट करेंगे कि भाई कितना खर्चा आएगा, कौन से वाले आइडिया में कितना खर्चा आएगा। और जैसे हमारे पास 10-15 आइडियाज है, अभी भी इस पॉइंट तक आने में 10 से 15 आइडियाज है। हर आइडिया में देखेंगे कि कौन कितना खर्चा आएगा और कितना बेनिफिट होगा। हर आइडिया में देखेंगे कितना खर्चा आएगा, कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। प्रपोजल का मतलब आइडिया है, ठीक है। उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा ना, हम वो क्या करेंगे, उस आइडिया की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो उस आइडिया की तरफ जाएंगे। The most important step required in the capital budgeting decision is to estimate the cost and benefit associated with all the proposal being considered। वही है, जो भी हम आइडियाज कंसिडर करेंगे उनमें से सबसे बेस्ट जो कम कम कॉस्ट ले और ज्यादा बेनिफिट दे, उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अगला है एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है। हम जितना पैसा लगा रहे हैं, हमें उसके मुताबिक कितना पैसा वापस चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, है ना। फ्यूचर में होने वाले फायदे की असली कीमत क्या रहेगी, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रपोजल टू एस्टिमेटेड इन ऑर्डर एडजस्ट द फ्यूचर कॉस्ट benefit thereafter determining the profitability of proposal। this required rate of return is also known as cost of capital। देखो, इस वाले एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में क्या क्या बोला गया है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि पहले तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कितना रिटर्न चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस चीज में ये भी डिपेंड करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी डिपेंड करता है। कैसे, मतलब हम जितना रिटर्न आगे सोच रहे हैं उसकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू होगी, है ना। हम सोच रहे हैं कि आगे हमने 10 लाख रुपए लगाया अभी, और इसका 10% आगे चल के ये कम से कम 150% का हो जाएगा, आगे चल के ये 15 लाख तक का हो जाएगा। तो उस टाइम के 15 लाख अभी की वैल्यू क्या देगी, या फिर आगे चल के हमें 5वें साल में 1.5 लाख रुपए का फायदा देगा, या हर साल 1.5 लाख का देगा। तो मतलब तब के आगे के टाइम में अभी की क्या वैल्यू है, तब के आगे के पैसों में, है ना। ये चीज इसमें रहती है एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में, ठीक है। देयर आफ्टर डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, उस आइडिया से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये भी इसमें रहता है, ठीक है। और ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम उसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जब हम अपना बिजनेस सेटअप का इन्वेस्टमेंट सेटअप करते हैं, जुगाड़ करते हैं, तो उस पर जो खर्चा होता है, ठीक है। तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा जो खर्चा है उससे हमारा ज्यादा ही क्या हो, प्रॉफिट हो। यूजिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हमारा खर्चा हमारे लगाए गए पैसों से निकल जाए,
ठीक है। यूजिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्राइटेरियन, इसका मतलब क्या है? अ प्रॉपर कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज टू बी अप्लाइड टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। एक प्रॉपर कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमें एनेबल करती है कि हम बेस्ट आइडिया सेलेक्ट कर सके अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट आइडिया सेलेक्ट कर सके। और कुछ लिखा है इसमें इंपॉर्टेंट, इंस्टेंट द टेक्निक इज आल्सो सिलेक्टेड देन इज आल्सो अप्लाइज फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। बस और कुछ नहीं लिखा। चलो आगे की जो 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान दे लेना एंड आपका पूरा चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी, तो देखो अब हमारे सिर्फ 3 स्टेप्स बचे हैं, उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेंगे। एंड हर बार रिकॉर्डिंग करते करते लेट ही हो जाता है। देखो लगभग अभी भी 3:08 हो रही है रात के। चलो खैर, और वैसे भी मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं कहीं पे आ रखा हूँ 1 वीक के लिए, तो उसी जगह से कर रहा हूँ। एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि जब लास्ट मिनट में आप रिवीजन करोगे तो आपकी वीडियो मत देखना। आप क्या देखोगे, आपको जो मैं टेलीग्राम पे वीडियो भेजूंगा ना, वो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भेजूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। एंड चलो तीनों स्टेप्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ जी, तो अब हमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है इसको में हमें क्या करना होगा। हाँ जी, तो देखो अब हमें पढ़ना है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें इन दिस फेज द फर्म मेक्स द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स टू टेक अप द न्यू प्रोजेक्ट। मतलब फर्म्स में जो भी काम रह जाता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को मतलब एक्शन में लाने में वर्क करता है। अभी हमने प्लान किया था, प्लान को एक्शन में जब लिया जाता है ना, वो हो जाता है आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें इंक्लूड होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, आपका कैपिटल लाना है ना, आपका कैपिटल का अरेंजमेंट करना, आपका क्या हो जाता है ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, ठीक है, और भी सारे वर्क्स, जितने भी टाइप्स के वर्क हो जाते हैं जो आपको एक्शन में लाने में मदद करते हैं, वो सारा आपका हो जाता है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में। अब कंट्रोल, जब आपका वर्क इंप्लीमेंट हो जाता है, आफ्टर द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड द फर्म मॉनिटर्स वेदर कॉस्ट और इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स माइनर डेविएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कंट्रोल में, आपका जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट जब एक्शन, आपका आइडिया एक्शन में आ जाता है, तो उसको चेक करते रहना होता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको वो ठीक करते हैं, इसे ही हम कंट्रोल करना कहते हैं, है ना। आपकी कोई छोटी मोटी गलतियां, दिक्कत की, उसका रीजन क्या है, उस चीज को फिक्स करते हैं। फिर प्रोजेक्ट ऑडिट लास्ट हमारा जो स्टेप है, उसका मतलब है व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, जब हमारा जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फेलर एंड द रीजंस, अब एंड में देखते हैं कि अगर वो फेल हुआ है तो उसमें क्या रीजंस है, क्या गलती हुई है हमसे, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं प्रोजेक्ट एंड ऑडिट, फिर उसको फिक्स किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट एंड ऑडिट। इम्प्लीमेंटेशन करना यानी कि हमारा एक्शन, जो आइडिया है उसको एक्शन में लाना, कैपिटल अरेंजमेंट से लेके ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल से लेके ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। कंट्रोल में आपको सारी दिक्कतें देखनी होती है कि क्या क्या आपने गलतियां करी है, तो उन सबको टाइम टू टाइम फिक्स करना। और यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपको देखना होता है कि अगर आपके से कोई मिस्टेक हो रही है, क्या दिक्कत है, तो वो सब आपका क्या क्या रीजन है वो गलतियां होने की, अगर लॉस हुआ है तो क्या रीजन है, ठीक है। ये पुराना पॉइंट था, इसका कुछ नहीं करना। तो अब मैंने आपको पूरा चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिया। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो तो माफ करना, और बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को पता है, क्योंकि मैं अपने टाउन से बाहर आ रखा हूँ। ये बोर्ड अपने साथ लाया था एंड मार्कर वगैरह अपने साथ लाया था, ताकि मैं जहां भी जाऊँ रिकॉर्डिंग कर सकूं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एंड लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, बस एक कमेंट कर देना प्यारा से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।